दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 के संबंध में बात कर रहे थे। इस परीक्षा को केवल वही अभ्यर्थी दे सकते हैं जिनके पास 7 वर्ष का राजकीय सेवा का अनुभव हो या कम से कम 7 वर्ष उन्होंने किसी विश्वविद्यालय में कार्य किया हो। 38 पदों के लिए विज्ञापन निर्गत किया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा और अंतिम तिथि 28/9/2024 है। यह वेतन बैंड 9300, 34,800, ग्रेड पे 4800 का पद है जो कि वर्तमान में लेवल 8 में आता है, समूह खा का पद है। यह एकमात्र पद ऐसा लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसमें 7 वर्ष की अनुभव होने के बावजूद लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है और कुल पदों के 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार में बुलाए जाते हैं। परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन 300 अंक 3 घंटा, सामान्य हिंदी 300 अंक 3 घंटा, उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम कार्यालय प्रक्रिया 100 अंक 3 घंटा निर्धारित किया गया है। यह डिस्क्रिप्टिव परीक्षा है जिसमें कुछ प्रश्न 50 शब्दों में उत्तर देने होंगे, कुछ उत्तर 125 शब्दों में और कुछ प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में लिखने होते हैं। इसमें ऐसे कर्मचारियों को एक सुनहरा अवसर मिलता है जो किन्हीं कारणों से उच्च पदों के लिए तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन उनका चयन नहीं हो पाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण उनको निम्न ग्रेड पे के पदों पर कार्य करना पड़ सकता है या पड़ता है। जैसे मृतक आश्रित के रूप में अगर कोई कर्मचारी सेवायोजित होता है तो सामान्यतः उसे कनिष्ठ सहायक के पद पर ही उसको नियुक्ति प्राप्त होती है, भले ही वो एमटेक हो, बीटेक हो, एलएलबी, एमकॉम, एमएससी, पीएचडी कोई भी अर्हता रखता हो, कितने भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रखी हो, लेकिन उसका चयन कनिष्ठ सहायक के रूप में ही होता है। तो ऐसे कर्मचारी हमेशा उन्हें ये लगता है कि अगर उन्हें अवसर मिला होता या विभागीय परीक्षा होती जिसके कारण ये उच्च पदों पर चयनित हो सकते तो वो 2024-2800 ग्रेड पे के पद पर कार्य न कर रहे होते, आज 4800, 5400, 6600 के ग्रेड पे पर चयनित होते। सामान्यतः सीधी भर्ती में 5400 ग्रेड पे से ऊपर की सीधी भर्ती में चयन नहीं होता है और यह पद 4800 ग्रेड पे ठीक 5400 के एक लेवल नीचे पर सीधी भर्ती के द्वारा चयनित किया जाता है। तो ये कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उनको उच्च पद पर पहुंचने के लिए ये सुनहरा मौका होता है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु 30 वर्ष 35 वर्ष के मध्य है, 40 वर्ष तक है, वो कुल सचिव या उससे भी ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर जा सकते हैं। समानतः इस पर तीन प्रश्न पत्र आते हैं, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम कार्यालय प्रक्रिया। तो आज वीडियो बनाने का उद्देश्य सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम पर जोर देना है जिससे कि आपको सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम पर जानकारी प्राप्त हो सके, मिल सके जानकारी और आप इस तैयारी को प्रारंभ कर सकें। जैसे ही फॉर्म भरें और अपनी तैयारी के लग जाइए, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार लगातार शीघ्र से शीघ्र चयन प्रक्रिया पूरी कर रही है कम से कम अवधि में, तो ये अनुमान है कि 3-4 माह के अंदर इसकी परीक्षा लोक सेवा आयोग आयोजित कर लेगा। तो सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में जो विज्ञापन आप अगर विस्तृत विज्ञापन देखेंगे upsc.up.nic.in में जाकर
तो सामान्य अध्ययन कुछ 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन मैंने इसे 11 पार्ट पर विस्तृत रूप से बांटकर आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, आपका जो प्रश्न पत्र है, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में आप अगर इसके मूल सिलेबस पे जाएंगे, इसके विज्ञापन में जाएंगे, तो आपको सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, 6 पार्ट पर सामान्य अध्ययन को बांटा गया है। लेकिन मैंने इसे, आप देख सकते हैं सामने, इसे 11 भागों में बांटा है। सामान्य विज्ञान के साथ मैंने प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर को जोड़ा। उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल, जनसंख्या और पर्यावरण, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के साथ मैंने अपनी तरफ से एब्रिविएशन, पुस्तकें, भौगोलिक नाम, संस्थान, व्यक्तित्व, चर्चित स्थान आदि को जोड़ दिया है। 10वें पॉइंट पर भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं को लिखा है। 11वें पर उच्च शिक्षा संबंधी जानकारी। ये जो सिलेबस को मैंने बाइफरकेट किया है, ये पिछले 20 वर्ष में 3 परीक्षाएं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई हैं, उन प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करते हुए, विशद अध्ययन करते हुए इस संपूर्ण सिलेबस को 11 भागों में बांट दिया है। 6 को 11 पार्ट में बांटा गया है। सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर में आपको ऐसा लग रहा होगा कि सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी आदि का पार्ट आता है, लेकिन आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं। लोक सेवा आयोग इतनी विस्तृत और इतने गहन अध्ययन की आपसे अपेक्षा नहीं करता है। तो सामान्यतः सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर में सामान्य विज्ञान संबंधी ही प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों में आपके लिए, जैसे कि आजकल तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, मंकी पॉक्स आजकल चर्चित है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। कोविड-19 पर आ सकता है, सोलर सेल पर, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर, ब्रह्मोस, स्वाइन फ्लू आदि जो सामान्यतः बीमारियां या सामान्यतः जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजीज हैं, उन पर ही सामान्य प्रश्न आते हैं। यदि आप समाचार पत्रों को पढ़ते रहेंगे, समाचार पत्र पढ़ेंगे कोई एक भी, और मासिक मैगजीन एक सामान्य अध्ययन की ले लेंगे, तो आपको उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने दिया है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि पीसीएस की तरह, आईएएस की तरह बहुत ही विशद अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसमें विशद अध्ययन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं में ये शॉर्ट नोट्स ही देते हैं, और शॉर्ट नोट्स में सामान्यतः व्यक्तित्व, पर्सनालिटीज़ पर, कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर और कभी कभी खेलकूद पर एक प्रश्न दे देते हैं। पिछले बार एक प्रश्न आया था खेलकूद पर कि अंतर्राष्ट्रीय या विश्व सैन्य खेल पर आप एक लेख लिखिए। इस बार ऐसा आ सकता है कि पेरिस ओलंपिक पर या पैरा ओलंपिक पर भारत के प्रदर्शन पर प्रश्न आ सकता है। तो खेलकूद पर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं को बहुत विस्तृत जानकारी की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर समाचार पत्र पढ़ते रहेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास से आप ये बिल्कुल मत दिमाग में लाइएगा कि भारत के इतिहास पढ़ते समय आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री पर काफ़ी गंभीरता से पढ़ाई करनी पड़ेगी या अध्ययन करना पड़ेगा। सामान्य प्रकृति का प्रश्न हर साल आता है। पिछले विगत वर्षों में विश्व की सभ्यता पर एक प्रश्न आया था, मेसोपोटामिया पर प्रश्न आया था, एक परीक्षा में आपका वैदिक संस्कृत की विशेषताओं पर क्वेश्चन आया था। तो सामान्य प्रश्न ही और उसका सामान्य उत्तर ही लिखना होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक विस्तृत
प्रश्न इससे जरूर अवश्य पूछा जाता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमेशा 1900 से 1947 के बीच के समानता प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन विगत वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 के विद्रोह पर क्वेश्चन आया था कि उसके विद्रोह का वर्णन कीजिए, उसके कारण बताइए, सफलता और असफलता पर प्रकाश डालिए। यह भी प्रश्न आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका थी। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं जो कि आपको 5-5 अंकों के होते हैं। जैसे विगत वर्षों में चौरी चौरा घटना पर क्वेश्चन आया था, दांडी मार्च पर आया था, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण वर्षों का उल्लेख कर देते हैं और कहते हैं कि ये वर्ष क्यों महत्वपूर्ण रहे। जैसे 1905 आप जानते हैं बंगाल विभाजन हुआ था, 1919, 1931, 1942, 1947। जब आप एक सामान्य अध्ययन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का करेंगे तो आपको इन प्रश्नों का आराम से आसानी से उत्तर आप दे सकेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम पर सामान्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम में आपसे मौलिक अधिकारों के बारे में, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रश्न किए जा सकते हैं। और ये विगत वर्षों में इन्हीं पर ही आधारित प्रश्न भी आया है। नीति निर्देशक तत्वों पर, मौलिक अधिकारों पर, उद्देशिका पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में यदि आपके द्वारा उद्देशिका, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को अच्छे से तैयार कर लिया गया तो आपको 20 नंबर का 20 अंकों का एक प्रश्न जरूर मिल जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है। उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीति, विगत वर्षों में काला धन, आपका मोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, इस पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। विश्व भूगोल का जो सिलेबस दिया गया है, अभी तक विगत 20 वर्षों में विश्व भूगोल पर कोई भी प्रश्न नहीं आया है। इसलिए विश्व भूगोल को आपको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना है। जनसंख्या और पर्यावरण पर आप विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि जनसंख्या और पर्यावरण से लगभग 30 से 40 अंकों के प्रश्न बनते हैं। जनसंख्या के छोटे छोटे प्रश्न बनाए जाते हैं, जैसे सबसे अधिक घनत्व वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, कौन सा राज्य है जहां पर महिलाओं का घनत्व सर्वाधिक है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जनसंख्या संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप जनसंख्या पर विशेष ध्यान केंद्रित रखिएगा। 10 से 15 नंबर का एक प्रश्न जरूर बनता है। पर्यावरण पर सामान्य क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण पर क्वेश्चन सामान्यतः जो विगत वर्षों में आया है वो मौसम की तब्दीली का कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन परत का क्षरण, ऐसे क्वेश्चन आपके पर्यावरण से बनाए जाते हैं। भूगोल आपका जनसंख्या में जनसंख्या विस्फोट, उसके कारण निदान, भारत के सामाजिक आर्थिक विकास पर जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मैंने सामान्य ज्ञान लिखा है, सामान्य ज्ञान में एब्रिविएशन, पुस्तकें, भौगोलिक नाम, संस्थानों के नाम, वो संस्थान कहाँ स्थापित हैं, व्यक्तित्व, वो व्यक्ति किस नाम से जाने जाते हैं, चर्चित स्थान, जो विगत 1 वर्षों में चर्चित स्थान रहे हैं वो कहाँ पर हैं, क्यों जाने जाते हैं, ऐसे सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं पर एक प्रश्न जरूर आता है, अनिवार्य रूप से आएगा। ये 20 अंकों का प्रश्न होगा और 2 टिप्पणियां पूछेगा 10-10 अंकों की। जैसे पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान, आम आदमी बीमा योजना आदि योजनाओं पर प्रश्न किए गए थे। तो आप भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। एक प्रश्न उस शिक्षा संबंधी जानकारी का भी होता है
उस पर 10-10 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें यूजीसी पर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर, नई शिक्षा नीति पर, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां हैं उसके सुधार के उपाय आदि पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सामान्य अध्ययन के जो पाठ्यक्रम को जो मैंने 11 भागों में बांटा है, इसको आप नोट कर लें, कहीं लिख लें। इसके पश्चात मैं इन्हीं 11 विषयों पर, 11 बिंदुओं पर पुनः एक वीडियो बनाऊंगा और प्रश्न आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं और उनके उत्तर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो आप लोगों से फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं कि आप लोग शीघ्र से शीघ्र इस फॉर्म को भर दें। 28/9/2024 अंतिम तिथि का इंतजार न करें और अनुभव प्रमाण पत्र के लिए अपने नियुक्त प्राधिकारी के पास अपना प्रार्थना पत्र भेज दें और upsc.up.nic.in में जाकर इसका विशद अध्ययन कर लें, इसका परीक्षण कर लें, विज्ञापन को डाउनलोड कर लें ताकि आप अच्छे से इस फॉर्म को भर सकें और मेरे इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।